नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद, उनके पुत्र और मिल्कीपुर विधानसभा से प्रत्याशी अजीत प्रसाद दिल्ली से अयोध्या पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद, उनके पुत्र और मिल्कीपुर विधानसभा से प्रत्याशी अजीत प्रसाद दिल्ली से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि उनके पुत्र अजीत प्रसाद को ही विधायक बनाएगी। यही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव का संदेश भी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगी। जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा भी होगी। अजीत प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने अगर विकास किया होता तो सीएम योगी समेत पूरे कैबिनेट को यहां आना पड़ता। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में छुट्टा जानवरों से कितने लोगों की जान चली गई, क्या कोई भाजपा नेता उनसे मिलने गया? जनता सब जानती है, समाजवादी पार्टी ही मिल्कीपुर में चुनाव जीतेगी। आइए जानते हैं सपा सांसद अवधेश प्रसाद और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का क्या कुछ कहना था। कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी की, अजीत प्रसाद की, क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम की धरती को प्रणाम करता हूं और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, धरती को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 12 में हमको 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया और अभी जो जून में 4 जून को नतीजा निकला है लोकसभा संसद का, तो उसमें भी मिल्कीपुर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में है, वहाँ से भी शानदार वोटों से जिताया और पूरे देश और प्रदेश और सारी दुनिया में पार्टी का और मतदाताओं का सम्मान बढ़ाया। हमें अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, हमें अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा यकीन और भरोसा है और सभी मतदाताओं का देवतुल्य और सभी जनता जनार्दन का हम पर यकीन है, विश्वास है और मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है और जिसको सभी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक एकजुट एक राय होकर के चुनाव जिताने के लिए और एक इतिहास कायम करने के लिए लग गए हैं और पूरी खुशी है। और चुनाव आयोग का मैं अभिनंदन करता हूं, चुनाव आयोग की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मिल्कीपुर की महान जनता को बधाई देता हूं कि ये चुनाव विकास और सम्मान और एकता, आपसदारी, भाईचारा और शांति सुरक्षा का चुनाव होगा जब अजीत प्रसाद जीत जाएगा। और यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, महंगाई दूर करेगी और इस प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देगी और पूरे प्रदेश में आपसदारी, भाईचारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत होगा। और अभी हाल में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में टिप्पणी की गई है, वो सम्मान
अपमान किया गया है। वो अपमान केवल बाबा साहब का ही नहीं है, वो अपमान हमारे संविधान का है और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का है, जो संविधान के तहत बाबा साहब के रहते और चलते उनके सम्मान दिया है, आदर दिया है, उनका अपमान हुआ है। और समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर ने इस बात को फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि हम अजीत प्रसाद को जिता करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला हम समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को जिताकर, अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिताकर एक पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश देंगे और चर्चा। सांसद जी, महाकुंभ है, वहाँ करोड़ों लोग आएंगे, फिर वहाँ से करोड़ों लोगों के अयोध्या आने की भी आशंका है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। डायरेक्ट लाइन हमारे इनके खुद 3 आदमी है। चुनाव की तारीख आ गई है, क्या मुद्दा रहेगा, कैसी तैयारी चल रही है? पहले तो मैं आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जैसे कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करी है, वैसे तो ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव रुका था। 10 विधानसभा की जो उपचुनाव थे उसमें मिल्कीपुर जो है कल चुनाव घोषित हुआ है। तो हम लोग सारे लोग तैयार हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और मैं हृदय की गहराई से श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग बहुत मजबूती से और बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्री मिल्कीपुर में लगाए गए हैं, कैसे? मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे लोकसभा केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है और राज्य में दूसरी बार सरकार है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो पूरी कैबिनेट जो आज मिल्कीपुर में उतरी है वो नहीं होती, और पूरा जिम्मा जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेरा डाल रखा है। उनको वहाँ पे आने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुद्दा बहुत मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है छोटे जानवर का, जिससे कितने किसानों की जान गई है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या इनके जो कैबिनेट उतरी हुई है या इनके जो भी मंत्री लगे हुए हैं, क्या उन परिवारों से जाके मिले आज तक, उनके सुख दुख को बांटा? वो परिवार कैसे रह रहा है, कभी ये लोग गए देखने? अजीत जी, क्या संभल का मुद्दा मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में असर करेगा? क्या ये भी मुद्दा रहेगा? देखिए, जैसे वहाँ के जो सांसद हैं जियाउल हक जी, वो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर भी जो है मुकदमा लिखा गया और सिर्फ एक जात को लेके, एक बिरादरी को लेके ये सरकार टारगेट कर रही है। और ये मुद्दा जो है मिल्कीपुर में कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ की मीडिया पे विश्वास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बुलाने की बात हो रही है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, जी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यहाँ की मीडिया पे विश्वास है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्णतः आप सभी पे विश्वास है। क्या अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर चुनाव के दौरान अयोध्या आएंगे? अब देखिए, कल जो है चुनाव की तारीख घोषित हुई है, 5 फरवरी को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिना जाएगा और उससे पहले अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगेगा। और क्या मंदिर भी जाएंगे अखिलेश जी? अभी देखिए, मंदिर जो है पूर्णतः बना नहीं है और मैं आपके ही माध्यम से कहना चाहता हूं, जब मंदिर पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे जरूर जाएंगे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। रुक करेंगे आजमगढ़ की ओर, जहां थाना रानी के सराय फर्जी दस्तावेज पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड पर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की गई। आप भी देखिए। आजमगढ़ थाना रानी सराय फर्जी दस्तावेज पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड पर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई। आजमगढ़ थाना रानी के सराय का रहने वाला होमगार्ड नंदलाल उर्फ नंदू पर सन 1984 से लेकर 89 तक विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। उसने अपना दस्तावेज में नाम बदलकर आजमगढ़ जिले के ही मेनगर थाना क्षेत्र में 1990 से लगातार होमगार्ड की ड्यूटी कर रहा था। दस्तावेज में अपना नाम भी चेंज किया था और उसकी शिक्षा कक्षा 4 तक थी। वो 8 पास कर फर्जी मार्कशीट बनाकर अन्य दस्तावेज भी फर्जी बनाकर ड्यूटी कर रहा था। जांच के दौरान पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। विभागीय जांच के आदेश पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा दिया जा चुका है, जिसका खुलासा स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नगदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं
थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे, और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके, और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे, और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं, और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में HSV इसमें खुला था। इनका HS 52/A है, और ये इनकी HS है वो 1988 में खुली थी, और तब से ये HS के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में। लेकिन चूँकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया, और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359/24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो BNS की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है, और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी, तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जाँच इसमें शुरू की गई है। और जाँच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है, और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है, और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। और अभी वर्तमान में जेल में है, और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बात होगी बुलंदशहर की, जहां सिकंदराबाद में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट का मामला आया सामने। आखिर क्या था पूरा मामला, आप भी देखिए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट का मामला। पुलिस का दावा 1,90,000 नहीं बल्कि 86,000 रुपए की लूट हुई थी। लूट में शामिल पीड़ित के पड़ोसी व षड्यंत्रकर्ता धर्मवीर को की थी बैंक में लाखों की रुपए की उम्मीद। लूटे गए बैग से पैसा कम निकलने पर लुटेरों में आपस में भी झगड़ा हुआ था। वादी द्वारा पुलिस को ज्यादा पैसा बताया गया। लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ। 5 जनवरी को सिकंदराबाद में हथियार के बल पर हुई थी दिन दहाड़े लूट। सिकंदराबाद पुलिस व स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार किए हैं। सफलता पुलिस के हाथ लगी है। ये कौन लोग थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया? थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में 5 तारीख को एक कलेक्शन एजेंट के साथ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा बैग छीना गया था। इस क्रम में थाना सिकंदराबाद और SOG की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 लोग घटना करने में शामिल थे व 3 लोग योजना बनाने में सम्मिलित थे। इनके पास से लूटी हुई रकम में से 50,000 रुपये लगभग बरामद हुए हैं। वो मोटरसाइकिल, अवैध असला जो कि प्रयोग किया गया था वो बरामद हुआ है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि शुरू में जब FIR लिखाई गई थी तो 1,90,000 रुपये वादी द्वारा लिखाए गए थे, बट जो बैग में पैसे थे वो 86,000 ही रुपये थे। इस संबंध में वादी से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है, और इन 5 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनमें से 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम पूछताछ करते हुए व अन्य भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से एक तो लूटी हुई संपत्ति, 2 मोटरसाइकिल जिसमें से कि एक बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी वो, एक पिस्टल, उसके साथ जिंदा व खोखा कारतूस और एक तमंचा, और 3 चेकबुक व ATM कार्ड जो कि वादी के बैग में थे वो बरामद हुए।
सर ये अलग अलग जनपदों से हैं, तो ये आपस में कैसे जुड़े और किस तरह से? ये सभी यहाँ, एक तो इसमें मेन जिसने प्लानिंग करी थी वो व्यक्ति जो वादी हैं उन्हीं के कॉलोनी के रहने वाला है और उसी ने ये प्लानिंग की थी। और शेष जो हैं वो सभी इंडस्ट्रियल एरिया में रहते या काम करते थे, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे और इनके द्वारा एक साथ बैठ के फिर इसकी प्लानिंग और इस घटना को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको इटावा, जहां ब्लैक फिल्म और हूटर लगाकर रौब दिखाने वाले लोगों के खिलाफ ट्रैफिक इंचार्ज सूबेदार सिंह का अभियान लगातार जारी है। आप भी देखिए पूरा मामला विस्तार से। ट्रैफिक इंचार्ज सूबेदार सिंह ने नंबर प्लेट पर नंबर की जगह ठेकेदार लिखा और कार से उतरवाया हूटर ब्लैक फिल्म और हूटर लगाकर रौब दिखाने वाले लोगों के खिलाफ ट्रैफिक इंचार्ज सूबेदार सिंह का अभियान लगातार जारी है। स्कॉर्पियो कार में एक ठेकेदार लिखी गाड़ी जिसको वन विभाग का कर्मचारी चला रहा था, जिसको ट्रैफिक इंचार्ज ने रोककर ब्लैक फिल्म और हूटर को निकाल दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी तक गाड़ी पर किसी तरीके का चालान और कार्रवाई नहीं हुई। देखना यह होगा कि पुलिस कितने रुपयों का चालान और कानूनी कार्रवाई करती है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। बात होगी महाराजगंज की, जहां जर्नलिस्ट प्रेस क्लब बृजमनगंज इकाई के पत्रकारों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में जताया भारी आक्रोश। देखिए पूरा मामला विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को बृजमनगंज के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब इकाई के पत्रकारों द्वारा बृजमनगंज कस्बे में पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। इसके पश्चात श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पैदल मार्च कुलोही तिराही से निकलकर कस्बे की सभी गलियों में पहुंचा। मौके पर घटना की कड़ी निंदा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इन दिनों सच को दिखाने पर पत्रकारों की हत्या कर दी जा रही है। मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दिखाने पर ठेकेदार द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। लोगों ने हत्या करने वालों की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, ताकि पत्रकारों को धौंस धमकी देने वाले लोगों, हत्या करने वाले लोगों को कई बार सोचना पड़े। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार विनय पाठक, वेद प्रकाश पुरी, सुभाष यादव, डॉक्टर उमाशंकर उपाध्याय, प्रमोद गोंड, आशीष जायसवाल, इमामुल खान, रवि यादव, सौरभ जायसवाल, जगदम्बा जायसवाल, गौरव जायसवाल, राकेश यादव, इरफान अहमद, कन्हैया यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।